हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं पिकोरना वायरसेस के बारे में। पिकोरना वायरस जो है वो एक ग्रुप है वायरसेस का जो बिलोंग करता है पिकोरना विरिडी फैमिली से, जो वायरसेस की एक फैमिली है। यहाँ पे साइज़ की अगर अपन बात करें तो ये काफ़ी छोटे होते हैं, 20 to 30 नैनोमीटर तक इनकी साइज होती है। और यहाँ पे जो है इसके 2 इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स है जो पिकोरना विरिडी फैमिली का जो वायरस है पिकोरना वायरस, इनका जो है 2 सब ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है एंटेरोवायरसेस, सेकंड है राइनोवायरसेस। एंटेरोवायरसेस मीन्स इनका जो ट्रांसमिशन है वो इंटेस्टाइनल होता है, इंटेस्टाइनल वायरसेस होते हैं, जीआईटी को अफेक्ट करते हैं। दूसरा है राइनोवायरसेस जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड इन्फेक्शंस कोज करते हैं, बेसिकली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं एंटेरोवायरसेस के बारे में। तो ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ग्रुप है और इस ग्रुप का एक इम्पोर्टेंट पैथोजन है वो है पोलियो वायरस, जिसके बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं पोलियो वायरस के बारे में। तो पोलियो वायरस जो है कॉजेटिव एजेंट है पोलियो का, और यहाँ पे इसका जो है सीरोलॉजिकल जो टाइप अपन बोलेंगे यहाँ पे ये है एंटेरोवायरसेस का सीरोलॉजिकल टाइप इस ग्रुप के अंदर आता है। और जो फैमिली है इनकी वो है पिकोरना विरिडी। यहाँ पे जीनोम की अगर अपन बात करें तो इसका जो जीनोम है वो एक आरएनए होता है। ये एक आरएनए वायरस है, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। यहाँ पे इसका जो आरएनए है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसके जो है वैसे 3 पैथोलॉजिकल सीरोलॉजिकल टाइप्स जो है वो नोन है पोलियो वायरस के। यहाँ पे ये है पोलियो वायरस फर्स्ट, पोलियो वायरस सेकंड, पोलियो वायरस थर्ड। ये 3 जो है सीरोलॉजिकल टाइप्स है। सीरोलॉजिकल टाइप्स में जो है स्लाइटली डिफरेंस होता है स्ट्रक्चरल, बाकी वायरस सेम ही है, पोलियो वायरस ही है। इनमें कुछ डिफरेंस होता है, ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अलग अलग इंडिविजुअल में जो है कुछ स्लाइटली डिफरेंस आ सकता है होस्ट में जाने के बाद में। उसके बेसिस पे 3 इसके सीरोलॉजिकल टाइप्स हो गए। यहाँ पे जो है जो हर एक जो टाइप है वो स्लाइटली डिफरेंट होता है। और डिफरेंस क्या होता है इनका? कैप्सिड प्रोटीन, जो इनका प्रोटीन कवरिंग है चारों तरफ, तो उसके अंदर स्लाइटली डिफरेंस होता है। कैप्सिड बोलते हैं अपनी जो कवरिंग होती है वायरस की बाहर की जो प्रोटीन लेयर है, दैट इज़ कैप्सिड। यहाँ पे जो पोलियो वायरस फर्स्ट है ये काफ़ी कॉमन है इन्फेक्शंस के लिए, रेस्पॉन्सिबल है। बाकी जो तीनों ही जो वायरसेस हैं यहाँ पे, पोलियो वायरस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों ही काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली इन्फेक्शियस हैं। साइज की अगर अपन बात करें यहाँ पे तो इसकी साइज जो है वो है 30 नैनोमीटर यहाँ पे डायमीटर। और इस ग्रुप में आने वाले सभी वायरसेस का जो साइज है वो होता है 20 to 30 नैनोमीटर। यहाँ पे पोलियो की पर्टिकुलर बात करें पोलियो वायरस की तो वो है 30 नैनोमीटर इसकी डायमीटर होता है। यहाँ पे जो है ये एक तरह से नेचुरली जो है इन्फेक्शन कोज करता है मैन में, इसका मतलब ये एक ह्यूमन पैथोजन है। इसके जो कैप्सोमर्स हैं वो अरेंज होते हैं इकोसिड्रल सिमेट्री के अंदर। इस तरह से इकोसिड्रल सिमेट्री के अंदर जो है इसके कैप्सोमर्स होते हैं। कैप्सोमर मीन्स जो कैप्सिड है इसकी एक यूनिट को अपन बोलते हैं कैप्सोमर। छोटे छोटे कैप्सोमर्स से मिलके जो है इसकी कवरिंग है, जो कैप्सिड है बाहर की, उसका फॉर्मेशन होता है। ये स्फेरिकल होता है। रेसिस्टेंस की अगर अपन बात करें तो ये रेसिस्टेंट होते हैं क्लोरोफॉर्म और बाइल के लिए, इसलिए ये इंटेस्टाइन में डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, क्योंकि बाइल के लिए भी ये रेसिस्टेंट है। और ये सरवाइव कर पाते हैं लो पीएच के अंदर। अगर पीएच कम भी हो तो वहाँ पे भी ये सरवाइव कर लेते हैं, और टेम्परेचर भी अगर लो हो तो भी ये सरवाइव कर पाते हैं। इसीलिए ये एनवायरनमेंट में ईजिली सरवाइव कर लेते हैं। और ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किससे? फॉर्मेल्डिहाइड। अगर फॉर्मेल्डिहाइड में अपन रखेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कल्चर की। तो जैसे कि अपन बैक्टीरियाज़ की कल्चर प्रिपेयर कर रहे थे, वहाँ पे बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे थे, उस तरह से इन वायरसेस को, या मैक्सिममली सभी जो वायरस हैं उनके लिए कल्चर थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। यहाँ पे इन वायरसेस के लिए जो है रिप्रोड्यूस करना, इनको कल्चर करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है,
क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो सभी इनसाइड द सेल जो है ग्रोथ करते हैं, इसलिए पोलियो वायरस की कल्चर अपन अदर आर्टिफिशियल मीडियाज़ के अंदर नहीं कर सकते। पैथोजेनेसिस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ये वायरस एंटर करता है बॉडी के अंदर थ्रू द इंजेक्शन और इनहेलेशन, या तो आपके जीआईटी के द्वारा, ये जो है इंजेक्शन के द्वारा जो है जीआईटी में एंटर होगा, या फिर इनहेलेशन रूट से भी ये एंटर हो सकता है, जैसे कि ड्रॉपलेट्स वगैरह के विया। देन अपन बात करें तो इट मल्टीप्लाइज इन लिम्फेटिक टिश्यूज़ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि ये इंजेक्शन के द्वारा जो है आपके जीआईटी के अंदर जाएगा, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर यहाँ पे ग्रोथ करेगा लिम्फेटिक टिश्यूज़ के अंदर। और यहाँ पे जो है जो भी लिम्फेटिक टिश्यूज़ इन्वॉल्व है, चाहे वो टॉन्सिल से लेके पेयर्स पेचेस तक जो है इंटेस्टाइन तक जो है कोई भी लिम्फेटिक टिश्यू हो, वहाँ पे ये मल्टीप्लाई करते हैं। वहाँ पे अपन उस रीजनल लिम्फ नोड की बात करें, अपन उन लिम्फेटिक टिश्यूज़ की अगर अपन बात करें तो जो भी जिस जगह ये ग्रोथ कर रहा है तो उस रीजनल उस लिम्फ नोड से या लिम्फेटिक टिश्यू से जो है वो पहुँच जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, आसपास की ब्लड सप्लाई है उसके अंदर ये चला जाता है, जहाँ से वो है इजीली स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक जो है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुँच जाता है। और यहाँ पे नर्वस सिस्टम में इन्वेड होने के बाद ये कोज करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है, और ये डिस्ट्रॉय होते हैं विद डीजनरेशन ऑफ निजल बॉडीज़। जो निजल बॉडीज़ हैं उनका डिस्ट्रक्शन होता है, ये इम्पोर्टेंट एक तरह से प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है नर्व सेल के अंदर। निजल बॉडीज़ ये पार्टिकल्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में नर्व सेल को हेल्प करते हैं, उनका ये करता है डीजनरेशन। यहाँ पे अगर अपन मैक्सिमम केसेस की बात करें, अबाउट 99% केसेस तो जो है यहाँ पे एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, या फिर वहाँ पे कुछ केसेस के अंदर जो है फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं। एसिम्प्टोमेटिक होता है, पोलियो के कोई सिम्टम प्राइमरली अपीयर नहीं होते हैं। केवल 1% केसेस के अंदर जो है यहाँ पे पैरालाइटिक जो पोलियो वाली कंडीशन है वो अकर हो सकती है। यहाँ पे पोलियो के कारण पैरालिसिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वो केवल 1% केसेस के अंदर। पैरालाइटिक जो पोलियो होता है उसकी वजह से यहाँ पे होगा पैरालिसिस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जिसको अपन स्पाइनल पोलियो बोलते हैं। अगर ब्रेन स्टेम के यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहा है, डीजनरेशन कर रहा है, पैरालिसिस कर रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं बल्बर पोलियो। और अगर दोनों का हो रहा है, दोनों जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम दोनों इसमें इन्वॉल्व है, तो उसको अपन कहेंगे बल्बो स्पाइनल पोलियो। सिम्टम्स की अगर अपन बात करें यहाँ पे तो सिम्टम्स होंगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस। जो रिफ्लेक्सेस हैं उनका थोड़ा लॉस हो जाएगा, और वो सभी जो है न्यूरल डीजनरेशन के कारण। काफ़ी सीवियर स्पाज्म और मसल पेन होगा, मसल्स के अंदर स्पाज्म आएंगे, पेन होगा, और यहाँ पे लूज एंड फ्लोपी लिम्स जो है वो थोड़े इनएक्टिव हो जाते हैं न्यूरल डीजनरेशन के कारण। फ्लोपी लिम्स यहाँ पे दिखाई देंगे। कुछ टाइम जो है यहाँ पे केवल वन साइड की जो बॉडी है वो अफेक्टेड होती है, और ये चीज़ें डिपेंड करती है कि जो न्यूरल डीजनरेशन है वो कौन से पार्ट का हुआ है। जनरली वन साइड की जो है, केवल एक साइड की बॉडी में ही जो है ये फ्लोपीनेस या कंप्लीट पैरालिसिस देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है सडन पैरालिसिस भी देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे टेम्पररी कुछ टाइम के लिए भी और परमानेंट भी हो सकता है। अगर डिफॉर्म्ड लिम्ब की बात करें अपन, डिफॉर्म लिम्ब मीन्स जो है लिम्ब जो है वो जैसे कि लेग है एक, वो कर्व्ड हो गई है या शॉर्टन हो गई है, छोटी हो गई है दूसरी लेग से, दैट इज़ डिफॉर्म्ड लिम्ब्स। यहाँ पे अगर अपन बात करें 5 से 10% पोलियो की जो पैरालिसिस वाले केस है, उनके अंदर जो वायरस का अटैक है वो अफेक्ट करता है ब्रीदिंग मसल्स को भी, जैसे कि डायफ्राम, और उसकी वजह से ये क्या कोज कर सकता है, डेथ भी कोज कर सकता है। लेकिन जो 1% केस है उनके अंदर, जो 1% केस है पैरालिसिस वाले, कंप्लीट पोलियो केसेस में 1% पैरालिटिक केस होते हैं,
और उन पैरालिटिक केस में जो है 5 से 10% ऐसे होंगे जहाँ पे रेस्पिरेटरी मसल जो है वो अफेक्ट हो सकती है और उसकी वजह से डेथ हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें अगर लेबोरेटरी डायग्नोसिस की, तो ये किस तरह से करेंगे। वैसे अपन जो है अर्ली स्टेज के अंदर जो है एक बेसिक कंपोनेंट ये है कि अपन आइसोलेट करेंगे वायरस को फ्रॉम थ्रोट, क्योंकि प्राइमरली ये थ्रोट के अंदर स्टार्ट होता है, उसके बाद जो है इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। तो अर्ली स्टेज में अपन इसको आइसोलेट कर सकते हैं थ्रोट से, और थ्रोट के बाद अगर अपन बाद की बात करें थ्रू आउट द कोर्स ऑफ डिजीज़, जब तक कि डिजीज़ चल रही है तो अपन इसको फीसेज के अंदर भी जो है आइसोलेट कर सकते हैं। वैसे जो है वायरल जो आइसोलेशन है ये डायग्नोसिस यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे। बाकी जो है हीमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस का यहाँ पे इतना रोल नहीं है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन की जो इनर सरफेस है वहाँ पे अफेक्ट कर रहा है, ब्लड इन्वेजन यहाँ पे वायरस का नहीं है। आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे जो है अपन इंटरप्रेट करते हैं क्लिनिकल पिक्चर के साथ में। ये जो अपन डायग्नोसिस करेंगे उसको साथ में इंक्लूड करते हैं क्लिनिकल पिक्चर, जो सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं उनके साथ में अपन इसको जो वायरस आइसोलेशन टेक्निक है यहाँ पे इसको यूज़ करके इसको लैब डायग्नोसिस अपन कंफर्म करते हैं। सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस का यहाँ पे इतना कुछ रोल नहीं है, क्योंकि इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। फिर भी जो है अपन कई बार कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो एंटीबॉडी के बेसिस पे अपन देखें सीरोलॉजिकल जो डायग्नोसिस है वो इतना यूज़फुल नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इम्यूनाइजेशन की। तो जो पोलियो का इम्यूनाइजेशन है वो अपन अचीव करते हैं यहाँ पे थ्रू द पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन जो है वो 2 फॉर्म में आती है यहाँ पे, साल्क वैक्सीन और एक होती है सेबिन वैक्सीन। साल्क जो है वो डॉक्टर जॉन साल्क ने इंट्रोड्यूस की थी, और यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये केवल अपन जो है वो एक तरह से सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के द्वारा यहाँ पे साल्क वैक्सीन दी जाती है। तो थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता दूँ। साल्क वैक्सीन और जो सेबिन वैक्सीन में इनमें डिफरेंस ये है कि जो साल्क वैक्सीन है वो यहाँ पे केवल जो है वो इंजेक्शन फॉर्म में दी जा सकती है, और यहाँ पे जो वायरस है वो अपन यूज़ करते हैं इनएक्टिवेटेड वायरस। तो जो इनएक्टिवेटेड वायरस है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे थ्रू द इंजेक्शन। तो एक लार्ज स्केल पे यहाँ पे अपन इसको नहीं दे सकते। लार्ज स्केल पे अगर इसकी रिक्वायरमेंट हो, और ये थोड़ी सी कॉस्टली भी पड़ती है अगर सेबिन से कंपेयर करें। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जो वैक्सीन है, जो साल्क वैक्सीन है, ये केवल एक तरह से जो एंटीबॉडीज़ है वो इसमें सर्कुलेटिंग ही होती है, ब्लड के अंदर ही एंटीबॉडीज़ यहाँ पे रहती है। इनका जो फॉर्मेशन है एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि ये ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करवाती है, केवल एक तरह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। जबकि जो सेबिन वैक्सीन है जो डॉक्टर सेबिन ने इंट्रोड्यूस की थी, इसके बाद में आई थी, ये लार्ज स्केल पे इसको इजी भी है प्रोड्यूस करना, ये काफ़ी चीपली भी होती है और ओरल ड्रॉप के रूप में दी जाती है। तो लार्ज स्केल पे इजीली अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। साथ में जो सेबिन वैक्सीन है ये एक तरह से एक दोनों तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, चाहे वो सेलुलर इम्यूनिटी हो या फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी हो, और ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। और यहाँ पे जो है ये किल वैक्सीन जो है वो अपन देते हैं इंजेक्शन के थ्रू, जो कि अपन ने बात की साल्क वैक्सीन। जबकि सेबिन वैक्सीन जो है वो ओरल ड्रॉप्स के रूप में अवेलेबल है, जिसको अपन कहते हैं OPV, जबकि साल्क वैक्सीन दैट इज़ IPV। यहाँ पे जो लाइव वैक्सीन जिसकी अपन ने बात की सेबिन, इसको इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं ओरली, और ये काफ़ी इकोनॉमिकल भी होती है और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। थैंक यू।